देखिए, भौतिक राशियों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहते हैं अदिश भौतिक राशि, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे को कहते हैं सदिश भौतिक राशि, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अदिश का मतलब दिशा रहित, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा बोध नहीं होता उसे अदिश भौतिक राशि कहते हैं। स माने सहित, दिशा सहित जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ दिशा बोध भी हो उसे सदिश भौतिक राशि कहते हैं। जैसे अदिश भौतिक राशियों में है चली गई दूरी, कण की चाल, कण का किसी पिंड का द्रव्यमान, समय, ये कार्य, ऊर्जा, ये सब अदिश भौतिक राशियाँ हैं। जिन भौतिक राशियों में परिमाण भी हो और दिशा भी हो उन भौतिक राशियों को सदिश भौतिक राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी। वेग, विस्थापन परिवर्तन की दर, इसकी भी निश्चित दिशा हो गई। त्वरण की दिशा वही होगी जो वेग की दिशा है, बल की दिशा वही होगी जो त्वरण की दिशा है। इस तरह से विस्थापन, वेग, त्वरण आदि सदिश भौतिक राशियाँ हैं, सहित है ना। जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, हैं? तो अब अदिश भौतिक राशियों को जोड़ने और घटाने में है विद्वान साहब। अदिश भौतिक राशियों को जोड़ने और घटाने में कोई कष्ट नहीं होता। जैसे अंकगणित में जोड़ते और घटाते हैं, 2 किलोग्राम में 4 किलोग्राम जोड़िएगा तो 6 किलोग्राम होगा, और 4 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम घटाइएगा तो 2 किलोग्राम होगा। तो सामान्य अंकगणितीय विधि से जोड़ और घटा लेते हैं। लेकिन सदिश भौतिक राशियों को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए हवा बह रही है उत्तर की तरफ, आप पतंग उड़ा रहे हैं पूरब की तरफ, तो न पूरब जाएगी न उत्तर जाएगी, तीसरी दिशा ग्रहण कर लेगी, होगा नहीं होगा? वह दिशा पतंग का वेग और वायु के वेग का योग होगा। तो सदिश भौतिक राशियों को जोड़ने के पहले आपको यह जानना होगा कि सदिश राशियों को निरूपित कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करते हैं एरो द्वारा, तीर द्वारा। तीर की लंबाई भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करती है और बाणाग्र दिशा को व्यक्त करता है। लंबाई क्या बताएगी? परिमाण को बताएगी, और बाणाग्र क्या बताएगा? दिशा को बताएगा। दिशा निर्धारण के लिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मान लीजिए कहा जाए कि वायु 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूरब से 30 के कोण पर उत्तर की ओर बढ़ रही है। पूरब से 30 डिग्री कोण पर उत्तर की ओर बढ़ रही है। तो ये पूरब दिशा हो गई, ईस्ट हो गया। यहाँ से 30 डिग्री ये कोण बना लिया, कितने का? 30 डिग्री का। वायु की चाल या वायु का वेग बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड पूरब से 30 डिग्री उत्तर। तो ये उत्तर दिशा की ओर एक रेखा खींच दिया, पूरब से कितना को बढ़ाते हुए? 30 डिग्री। अब यह है कि इसकी लंबाई हम कितनी रखें। तो लंबाई कितनी रखेंगे आपकी इच्छा। आप मान लीजिए 25 मीटर
प्रति सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर। मान सकते हैं ना। तो लंबी रेखा कितनी खींची पड़ेगी? 25 चौके 100, 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये वेक्टर भी हो गया। जब भी वेक्टर राशि को व्यक्त करना है तो जो संकेत है उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। ये वेक्टर भी हो गया। आप मानते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 कैसे 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 और 5। तो रेखा की लंबाई कितनी होगी यह आप पर निर्भर करेगा। अब आप पूरब से जितनी रेखाएं आप खींच रहे हैं 30 का कोण बनाते हुए, जिनकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ये सभी रेखाएं एक ही वेग को व्यक्त करेंगे। तो वेक्टर राशि को कैसे निर्मित करते हैं? एरो द्वारा। तीर क्या बताएगा? दिशा। और लंबाई क्या बताएगी? परिमाण। हाई बात समझ में। और वेक्टरों के प्रकार। समान सदिश, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे? आपको बताए थे कि आप जितनी रेखाएं खींचेंगे जिनकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी और दो यदि कई वेक्टर हों जो लंबाई में बराबर हों, परस्पर समांतर हों, तो उन्हें इक्वल वेक्टर कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। ये वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो कहेंगे कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। विपरीत वेक्टर, विपरीत सदिश, जैसे हम एक रेखा खींच लिया वेक्टर डी, दिशा उलट दिया, तो ये बराबर वेक्टर डी नहीं है। वेक्टर ए बी सी तो बराबर हैं, लेकिन डी उनके बराबर नहीं है क्योंकि इसकी दिशा विपरीत हो गई। तो इसका मतलब कहें कि वेक्टर डी बराबर माइनस वेक्टर ए। ये दो वेक्टर एक दूसरे की विपरीत दिशा में हों तो ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हों तो ये क्या कहलाएंगे? निगेटिव वेक्टर। तो एक का निगेटिव वेक्टर खींचना है, उसी के समांतर रेखा खींचिए, दिशा बदल लीजिए। आई बात समझ में? यदि किसी वेक्टर को एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, यदि किसी वेक्टर में उसके परिमाण से भाग दे दें तो प्राप्त वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। जैसे ये वेक्टर ही है, इसमें इसके परिमाण से भाग दे रहे हैं
इसको माड वेक्टर कहते हैं। माड MOD, उसका पूरा शब्द है मॉडुलस, MODULS। मॉडुलस में परिमाण। तो यदि किसी वेक्टर पर से एरो हटा लें तो ए उसका परिमाण व्यक्त करेगी, या वेक्टर ए को दो खड़ी रेखाओं के बीच में रख दें तब भी परिमाण हो गया। और इसको कहते हैं ए कैप। एकांक वेक्टर को कैसे व्यक्त करते हैं? ए कैप द्वारा। आई बात समझ में? इसको टोपी लगा दिया है, एकांक वेक्टर हो गया। अर्थात वेक्टर ए बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। वेक्टर की दिशा का एकांक सदिश लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश। एक्स वाई और जेड, 3 अक्ष जानते हैं जो परस्पर लंबवत है। उन दिशाओं के एकांक वेक्टर को लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। इन्हें आई कैप, जे कैप और के कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, आपने 3 अक्ष बना दिया। जब भी अक्षों को निरूपित करना होगा, मनमाने ढंग से नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इसको यक्स कहेंगे, वाई यक्स अक्ष, और ये जेड अक्ष हो गया। इसको यक्स अक्ष कहेंगे, यक्स वाई और जेड हो गया। ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, और यह हो गया के कैप। तो लंबकोणीय एकांक सदिशों को आई कैप, जे कैप और के कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आई कैप का मतलब यक्स दिशा का एकांक सदिश, जे कैप का मतलब वाई दिशा का एकांक सदिश, और के कैप का मतलब जेड दिशा का एकांक सदिश। एक्सियल वेक्टर। नाम सुना है? कोई उदाहरण? हाँ? जैसे बलाघूर्ण है, बलाघूर्ण की दिशा एक निश्चित अक्ष की तरफ होती है। यदि कोई बस घूर्णन कर रही होती है किसी अक्ष के चारों तरफ, तो बलाघूर्ण की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। तो यदि किसी वेक्टर की दिशा किसी अक्ष के अनुदिश हो तो उसे क्या कहेंगे? एक्सियल वेक्टर कहेंगे। यदि किसी वेक्टर की दिशा किसी पर्टिकुलर एक्सिस की तरफ हो तो उसको एक्सियल वेक्टर कहेंगे। जैसे कोणीय वेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, बलाघूर्ण हो गया, ये अक्षीय सदिश है। आई बात समझ में? पोजीशन वेक्टर। यदि कोई वेक्टर किसी बिंदु की स्थिति को बतावे तो उसको क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मधुमक्खी उड़ रही है कमरे में और बिंदु P पर है, कि ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। O से P को मिलावें
तो ओपी रेखा पोजीशन वेक्टर का रहेगी। छठवां हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यदि मधुमक्खी पी से क्यू तक चली गई तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। क्या कहेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई बात समझना। अब आप आ जाइए शून्य वेक्टर। जिसका परिमाण ही शून्य हो उसको वेक्टर करने की जरूरत क्या है? हैं? परिमाण शून्य है तो कोई मतलब नहीं हुआ वेक्टर का, लेकिन इसका अपना महत्व है। जैसे आप यहाँ से घर से स्कूल जाएं और स्कूल से फिर घर लौट के चले आएँ तो विस्थापन वेक्टर शून्य हो गया, नहीं हो गया? कोई वस्तु विरामावस्था में है उसका वेग वेक्टर शून्य हो गया। यदि कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है तो उसका त्वरण वेक्टर शून्य हो गया, है कि नहीं है? तो शून्य वेक्टर अपना एक अर्थ रखता है। विरामावस्था में यदि कोई वस्तु है तो उसका वेग वेक्टर 0 हो गया। नियत वेग से चल रही तो त्वरण वेक्टर शून्य हो गया, और नियत वेग से चल रही तो बल भी 0 हो गया, तो बल वेक्टर भी 0 हुआ। किसी वेक्टर में शून्य वेक्टर को जोड़ने या घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी वेक्टर में शून्य से गुणा करें तो प्राप्त वेक्टर भी शून्य वेक्टर हो गया। तो डेढ़ पेज पढ़ाए हैं आप लोगों को 11 को। इतना पढ़िए, समझिए, फिर कल वेक्टरों के और प्रकार बताएंगे। हाँ।